Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss another session which is very helpful for CDS aspirant. Today we are going to discuss CDS phase second 2020 error detection questions which would asked in the CDS examination. तो आज के सेशन में हम लोग CDS जो सेकेंड हमारा एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश में जो एरर डिटेक्शन आए थे 10 एरर डिटेक्शन आते हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। इससे पहले सेशन में अगर हम बात करें तो हमने टेंस डिस्कस किया और उससे पहले CDS फेज 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने एरर डिटेक्शन और साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले वाले CDS फेज 1 के एरर डिटेक्शन और इडियम्स एंड फ्रेजेस आई बटन पे मैं वहां पर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और जो लोग ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स लिस्ट अवेलेबल है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल और जल्द ही टेंस का भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। राइट, तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं इन एरर डिटेक्शन के। जैसे कि लास्ट मैंने आपको CDS के सेशन में ये चीज बोली भी थी कि CDS में जो एरर डिटेक्शन आते हैं वो एक ग्रामर बेस्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट ग्रामर बेस्ड होते हैं। राइट, तो वहां आपको कुछ चीजें बस पढ़ने के हिसाब से ध्यान रखने की जरूरत है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं और देखते चलते हैं क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो वहां लिखा हुआ है एरर डिटेक्शन का, आप देखेंगे ही हैज बीन वन द मोस्ट रेवर्ड मतलब सम्माननीय, रेवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। नो एरर क्वेश्चन, अगर गलती आपको नहीं लगती तो नो एरर मार्क करेंगे। जरा ध्यान दें, ही हैज बीन वो इंसान रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट से अब तक। वन द मोस्ट रेवर्ड, देखिए यहां पर सबसे पहली गलती, कमिटी की बात कर रहे हैं तो और भी मेंबर्स होंगे तो उनमें से एक है, तो इसका मतलब वन के साथ क्या आना चाहिए सबसे पहले, अव। तो वन अव, अब वन अव आ गया, इसका मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन एक में से तो नहीं होगा तो बिल्कुल मेंबर की जगह क्या हो जाएगा, मेंबर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, सिलेक्शन की बात हो रही है। राइट, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आ गया क्योंकि सिलेक्शन है, अब वर्ब कैसी आएगी? तो अगर सब्जेक्ट वन ही है तो सिंगुलर, लेकिन अगर आगे जाकर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन फिर किसको रिलेट करता है, मेंबर्स को, तो प्लूरल हो जाएगी। राइट, ये प्रोनाउन में मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राहुल आस्क्ड मी whether I was interested to joining the group for the trip। ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है, लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अब यहां सबसे पहली बात, whether I was interested, टू के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो अगर टू ज्वाइन करें तो ठीक, या फिर जनरली हम ज्वाइनिंग वहां सही है तो यहां प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा, इन, इंटरेस्टेड इन। देखिए टू ज्वाइन हम कर सकते थे लेकिन टू ज्वाइन से बेहतर इंटरेस्ट के साथ कॉलोकेशन किसका है, इनका, इसीलिए प्रायोरिटी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप किसको देंगे, इनको। अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है वहां ये दोनों ऑप्शंस होते हैं तो आप इनको प्रायोरिटी देंगे। राइट, ही इज इंटरेस्टेड इन, समझ में आ रही बात? तो इंटरेस्ट इन और इसीलिए फिर आगे क्या सही है, ING। क्लियर एवरीवन? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कहावत है वेयर देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, Where there is a will, then there is a way। अब is an all epithet। देखिए epithet क्या होता है, एक ऐसा फ्रेज जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताए या उसके बारे में अच्छा बताए या बुरा बताए। राइट, अब देखिए ये एक प्रकार की क्या है, सेइंग है, कहावत है। तो epithet ना बोलते हुए इसके लिए देखिए epithet एक अब्यूसिव फ्रेज भी हो सकता है। राइट, एक अब्यूसिव फ्रेज किसी के बारे में कहा गया तो ये तो एक कहावत है, तो सेइंग हो या फिर यहां बेहतर क्या है, प्रोवर्ब, कुछ भी यूज कर सकते हैं, एपिथेट से बेहतर वर्ड यूज करें। क्लियर? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा वेयर देयर इज विल बोलें, देखिए वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दोनों सही है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन फेमिनिज्म ग्रू आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स ऑफ द लेट 19th, वहां 19th की स्पेलिंग थी क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने वहां साइड में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन का पिक्चर है वहां पर अवेलेबल है। तो 19th सेंचुरी रीच्ड फुल मैच्योरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, 20th होता है ना कि 20th, इसीलिए स्पेलिंग देखिए क्या लिखा है, TIETH। इसी तरह 12th की स्पेलिंग TWLFTH होती है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इन छोटी छोटी चीजों पर। तो इंडियन फेमिनिज्म ग्रो आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स, मिल गया, वुमेन्स क्या होगा, मूवमेंट।
आंदोलन कब का? ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रीच्ड फुल मैच्योरिटी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। क्लियर? तो चीजें समझने वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट मैरिट, सुपरलेटिव डिग्री द आ गया, ग्रू आउट मतलब से यहां इस क्वेश्चन में उस मूवमेंट का नतीजा है ना, उससे बाहर निकला। क्लियर? द ग्रेटेस्ट मैरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ग्रेटेस्ट से पहले द सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन इज दैट एवरीवन फील्स, देखिए एवरीवन क्या है? सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर। फ्री एंड कैन परसूज हिज हर इंटरेस्ट। अब देखिए कैन, कुड, मे, माइट ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, तो इसीलिए परसू की जगह क्या होगा? सॉरी, परसूज की जगह क्या होगा? परसू। परसू मतलब पीछा करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, दैट इज कॉल्ड परसू। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट वन। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspects of its implementation. All stakeholders of education, plural हो गया, the right to ask for accountability, accountability बोलते हैं जिम्मेदारी के लिए, in every, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ जो भी नाउन प्रोनाउन है वो क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके होगा, इसीलिए एस्पेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस, अब देखिए लर्निंग की बात हो रही है, इसीलिए प्रमोट्स लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल हार्मनीज अमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। लर्निंग मैनी लैंग्वेजेस प्रमोट्स, सिंगुलर, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड सोशल, फिर से भैया क्या? हार्मनीज। क्यों? क्या होगा? सीधे सिंगुलर, हार्मनी, सोशल हार्मनी। क्लियर? देखिए छोटी छोटी गलती हैं, सिंगुलर प्लूरल से संबंधित गलतियां आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर मिल रही हैं, मॉडल वर्ब, टेंस से रिलेटेड, तो वही बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One should not act according to one's whims and fancies on public places। समझने वाली बात। वन मैं आपको प्रोनाउन में बता चुका हूं, देखिए प्रोनाउन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। वन इंग्लिश में जब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? वंस। तो यहां हिज कभी नहीं होगा, तो वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वन, सही है। विम्स एंड फैंसीज, जो भी डिसीजंस होते हैं, सडन डिसीजन, सनक जिसे बोलते हैं, इसेंट्रिक होके, तो विम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेस। चलिए भाई पब्लिक प्लेसेस एक फिक्स पॉइंट है, तो ऑन की जगह क्या होगा? एट पब्लिक प्लेसेस। प्रपोजिशन का क्वेश्चन सिंपल सा, तो जनरली क्या बोलते हैं? एट पब्लिक प्लेसेस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट India had taken a new turn in 1990 with the liberalization to her economy। अब देखिए समझने वाली बात, इकोनॉमिस्ट है तो बिलीव, प्लूरल हो गया वर्ब, जब नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, दैट इंडिया हैड टेकन। अब देखिए अभी तक है, मैं आपको बता चुका हूं टेंस में, राइट? टेंस में जो लोग देख नहीं पाए हैं तो इससे पहले टेंस का जो पास्ट टेंस वाला पूरा सेशन है देख लीजिए। पास्ट टेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? पास्ट में कोई चीज शुरू हो और पास्ट तक ही उसका इफेक्ट रहे, लेकिन अगर वो इफेक्ट कहां तक आए? प्रेजेंट तक, तो वहां हम पास्ट परफेक्ट नहीं क्या यूज करते हैं? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट, इसीलिए यहां हैड की जगह क्या होगा? हैज। सो इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैज टेकन अ न्यू टर्न इन 1990, क्योंकि उसका प्रभाव कहां पे है? अभी भी है, इसीलिए यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? जनरली अगर आप जस्टिफाई करें सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर हर की जगह इट्स भी तो होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं ऑथर पर डिपेंड करता है मॉडर्न इंग्लिश पे। ऑथर अगर कंट्री को पर्सोनिफाई करता है तो हम उसको मेल फीमेल की तरह जस्टिफाई करने लगते हैं, तो आजकल इससे रिलेटेड एरर कम पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको मार्क ना करें। क्लियर? चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इरिगेशन वर्क्स have a special importance in an agriculture countries like India where rainfall is unequally distributed throughout the seasons। सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, वर्क्स तो सर होता नहीं है, आपने बताया था नाउन में, वर्क कार्य, वर्क्स कवियों की रचना, बिल्कुल सही बात, लेकिन वर्क्स का मतलब मैकेनिज्म भी होता है। वर्क्स का मतलब प्लूरल फॉर्म में अगर हम देखें स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर, किसी प्लांट का स्ट्रक्चर, किसी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर, राइट? तो कहने का मतलब है उस कंडीशन में आप वर्क्स का यूज एज अ प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं।
अगर आप देखेंगे तो साइड में मरियम वेबस्टर में ये चीज सर्चिंग में मैं आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये चीज, इस क्वेश्चन का वर्क्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जो दिया है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, वर्क्स को हम प्लांट, फैक्ट्री, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म की तरह भी यूज करते हैं, इसीलिए यहां वर्क सही है, इसीलिए हैव सही हो गया। और स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चरल, अब देखिए एन आ रहा है तो एग्रीकल्चरल कंट्रीज कैसे होगा, क्या होगा, इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि सिंगुलैरिटी का एग्जांपल दे रहे हैं तो कंट्रीज वहां से हटाना पड़ेगा, राइट? बाकी एग्जाम्पल अगर आप देखें, वेयर रेनफॉल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पैसिव वॉइस यूज हुआ है थ्रू आउट द सीजन्स। सो आई होप आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको देखने मिलेगा कि ये स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स यानी ग्रामर पर आधारित हैं, ज्यादा इसमें हम लॉजिक सर्टिफाई नहीं कर सकते, लॉजिक्स का जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर? सो आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो। सो जो लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बहुत सारे लेसन्स की, बहुत सारे चैप्टर्स की अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।